बस आगे बढ़िए। ललन भैया, ललन भैया, अरे चाची का जी, अरे उधर उधर चाची के लीजिए, चाची का अमृत भैया, हाँ ध्यान दीजिएगा। उत्साह के साथ भाग लेते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमारी पार्टी को, जो एक रीजनल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का संकल्प लिया गया। और विभिन्न राज्यों में चूंकि हमारा जनाधार काफ़ी बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व क्षमता पर देशवासियों का जो विश्वास बढ़ा है और गुरु जी का जो सपना था उसे पूरा कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी और पूरी पार्टी। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ये राष्ट्रीय पार्टी होगी तो लोकतंत्र की रक्षा में देश को इसमें मदद मिलेगी, विपक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र को धीरे धीरे हाशिए में ले जाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और क्षेत्रीय पार्टी ही उसकी रक्षा कर सकती है। और माननीय और हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के चाहने वाले, आप देखेंगे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल में तो हैं ही, मणिपुर और साउथ में भी आप देखेंगे, और कई जगह महाराष्ट्र वगैरह में भी काफ़ी लोग हैं हमारे। तो इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ले जाने पर पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और पूरे देश के लोगों को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव हुआ? अभी इस पर बात नहीं हुई है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारे झारखंड के लोग, हमारे चाहने वाले ज़्यादा होंगे, वहाँ पर होगा। तो इस पर पार्टी निर्णय लेगी, सेंट्रल कमेटी और केंद्रीय कार्यकारिणी और तमाम पदाधिकारी बैठकर निर्णय लेंगे। वक्फ कानून पर क्या राजनीतिक विरोध लग रहा है या फिर इसको लेकर कोई कानूनी आप लोग लड़ाई लड़ने? देखिए, जैसे 3 काले कानून जो बने थे कृषि बिल को लेकर, तो उसे बदलना पड़ा था केंद्र सरकार को। तो इस पर भी जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आज ये मुस्लिम समुदाय पर है, उसके बाद ईसाई हैं, फिर सिख समुदाय हैं, फिर हिंदुओं के भी बहुत सारे मठ हैं, मंदिर हैं, उन पर भी हो सकता है। और ये देश जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है कि इसके बाद प्राइवेट के हाथों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज चली जाए। इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए। मैडम, कल्पना जी को लेकर एक चर्चा है कि इस बार संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रस्ताव भी आ सकता है महाधिवेशन में। देखिए, कल्पना सोरेन जी ने जिस तरह से संकट की घड़ी में पार्टी को एक अपना बल दिया, और उन्होंने, उनकी वजह से पार्टी को बहुत मदद मिली और सबकी उम्मीद भी वो बनी, तो निश्चित रूप से उन्हें अगर अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसे बखूबी निभाएंगी और उससे पार्टी बहुत मजबूत होगी। एक मंत्री का जो बयान सामने आया है उसे बीजेपी कह रही है कि आप लोग का जो बयान क्या सोचकर दिया है उन्होंने, या फिर स्लिप ऑफ टंग है, जो भी है, इस पर हम लोग क्या राय दें, क्योंकि वो खुद मंत्री हैं और इस पर वही बात कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये तो देखिए, मैं तो केंद्र में हूँ और इस पर पार्टी, मुझे लगता है इसको व्यक्तिगत मामला समझकर उस पर बात होनी चाहिए। थैंक यू। फिर ये महाधिवेशन अगले 3 साल के लिए जो कार्यक्रम तय करेगा, जो राजनीतिक प्रस्ताव तय करेगा, जो संशोधन तय करेगा, उसको लोग लेकर के यहाँ से जाएंगे और उसको लागू करेंगे अपने अपने पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, नगर में, महानगर में, वार्ड में, सभी जगह। उसी आधार पर फिर पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता काम करेंगे। इस चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि राजनीतिक तौर पर झारखंड की मुद्दा की ताकत बढ़ी है, तो राष्ट्रीय फलक पर क्यों न पार्टी अब आगे बढ़े? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय फलक पर पहले भी हम थे। हाँ, ये बात है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर, हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी हम क्षेत्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, यूपी, आसाम, इन सभी राज्यों में है और लगभग सभी राज्यों से, 1-2 राज्य को छोड़ करके सभी राज्यों से प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग ले रहे हैं। अब कल उनके तरफ से भी कोई विचार आएगा, उन विचारों को हम समाहित करेंगे और फिर उनके अनुसार हम उन राज्यों में पार्टी का विस्तार करेंगे। धन्यवाद। दूसरा, जो यहाँ पर हमारे राजनीतिक परिस्थिति
पिछले वर्ष पैदा की गई थी, उनके मुकाबले के भी हर तरह से जो हम लोगों ने प्रयास किया था, वो मुकम्मल लड़ाई अभी भी हम लोगों की जारी है और वो जारी रहेगी। तीसरा, एक संविधान संशोधन भी हम लोगों के पास आया है, क्योंकि गुरुजी अस्वस्थ है शारीरिक तौर पर, लेकिन पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन हम लोगों को है। कल कुछ नए चीजों के साथ हम लोग आएंगे, तब आप लोगों को विस्तारित चीजें बताएंगे। दादा ये देखिए, वक्फ बोर्ड पे हम लोग शुरू से जिन बातों को कहते रहे हैं, उसी बातों को दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो जमीन जमीन का पट्टा जो अभी तक नहीं मिला था, चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनका जो जिस प्रकार से फॉरेन राइट एक्ट में छेड़छाड़ किया गया, उसको भी हम लोग रिस्टोर करेंगे और रिस्टोरेशन कमीशन की स्थापना होगी। साथ साथ पुनर्वास और विस्थापन और पुनर्वास उसका भी हम लोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, जो पुनर्वास एवं विस्थापन आयोग कहलाएगा। तीसरा है कि रोजगार के क्षेत्र में खसियान हमारा जो पहचान है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी है, अभी तक शिक्षक, नर्स और सिपाही, ये जो तृतीय वर्ग के लोग हैं और चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, इनकी नियुक्ति अन्य जगह से होती है। अब इनको जिला संवर्ग से ही नियुक्त किया जाएगा और उनकी पोस्टिंग स्थायी तौर पर उसी जिला में होगी। जब वो उस कोटि से ऊपर जाएंगे, तब फिर उसका कोटि राजकोटि कर दिया जाएगा। और जो भी आउटसोर्सिंग के तहत ही जो भी कंपनियां चल रही है उत्खनन के क्षेत्र में, बाकी औद्योगिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, वहां पर भी नियुक्ति तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो 100% हो और संपूर्ण नियोजन में 75% स्थानीय लोगों को मिले, इस तरह की बातें हम लोगों ने आज रखी। कल क्या होगा दादा? कल हमारा केंद्रीय कमेटी का गठन होगा। केंद्रीय कमेटी के गठन के पश्चात हम लोग कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे और उसी कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष, अपने जो संस्थापक, जो संरक्षक है और जो कार्यकारी अध्यक्ष है और पदाधिकारी महासचिव है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सबका चयन। दादा बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो बयान उन्होंने दिया हफीजुल हसन को, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, उनका बयान जो है वो अपने हिसाब से कहे हैं। हमारा बयान लिखित तौर पे आपके पास है, वो बयान के साथ हम लोग नहीं मानना, राज्य के सरकार नहीं मान सकती। अभी तक तो देखिए ये चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए, तब हम बात करेंगे। महाधिवेशन में भी इसको ले आए प्रस्ताव। जी, आप लोग के पास राजनीतिक प्रस्ताव मिल गया होगा? नहीं मिला, नहीं मिला एक दिन में आप लोग सबको कर लीजिए। था झारखंड में, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। बड़े बड़े लोग आ रहे थे, जा रहे थे और किसको तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसका इलेक्शन में नहीं होना चाहिए था। दूसरे राज्यों में पार्टी पर है, इसके भी कुछ हुआ क्या? निश्चित रूप से 4 राज्यों में जो आसपास के राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल का पार्ट है, उसमें भी पार्टी के संगठन कैसे बनना चाहिए, इसकी चर्चा हुई और वहां से भी दिल्ली में कहा। बिहार चुनाव अब चुनाव जब आएगा बिहार का, जब नोटिफिकेशन होगा तो देखा जाएगा। सर, एक सवाल है, हफीजुल अंसारी सर का एक बयान जो है अभी वो चर्चा में है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि उनके लिए शरीयत जो है वो पहले है, संविधान बाद। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, आपका क्या कहना है? मुझे उसकी जानकारी है, इसलिए आप उनकी बात उनसे कर दीजिए। प्रक्रियाओं को जैसे जैसे क्रमबद्ध उसको पूरा किया जा रहा है। पहले महाधिवेशन की शुरुआत हुई, हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय पूर्व अध्यक्ष
विश्वगुरु शिबू सोरेन जी और हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी और सभी वरिष्ठ नेताओं ने ध्वजारोहण करके महाधिवेशन की शुरुआत की, फिर शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अध्यक्षीय भाषण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने और अध्यक्ष मंडली के सदस्य उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। उसके बाद सांगठनिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, तत्पश्चात राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, उस पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत सभी लोगों का उस पर समर्थन प्राप्त हुआ, कोई भी विरोध नहीं हुआ। तो ये सारे हमारे सांगठनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही है। आज भी अभी द्वितीय पाली की में भी कार्यक्रम होंगे, लोगों के विचार आएंगे, उन सब जो विचारणीय जो बातें होंगी उनको समायोजित किया जाएगा। इस तरह से करके हमारा राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव तैयार होगा जो इस राज्य हित में हो, देश हित में हो और हमारे संगठन की मजबूती के लिए कारगर हो। इन सारी बातों पर गहन चिंतन मंथन होगा और आज शाम तक का हमारा कार्यक्रम है। कल भी 11 बजे से और अंतिम कल हम लोग इसका समापन करेंगे अपना केंद्रीय अध्यक्ष चुनकर, और जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया पूरी करके कल हम इसका समापन होगा। देखिए, महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव बहुत सारे हैं, आपके पास भी उसकी कॉपी मिल जाएगी। मुख्य रूप से जो काले कानून केंद्र की सरकार जब भी पारित करती है जो देश हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, यहाँ के किसानों मजदूरों के हित में नहीं है, यहाँ के कृषकों, यहाँ के आदिवासियों के हित में नहीं है, हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे प्रस्तावों का, वैसे जो काले कानून है उनका विरोध करता है, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो या कृषि बिल हो, और आज जो वक्फ संशोधन बिल लाया है उसका भी, वो भी ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार मूल मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए 4-6 महीने के बीच में कोई ऐसा मुद्दा ले आती है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, जो किसान की जो हालत है उससे, सिंचाई, बिजली, आधारभूत सुविधाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बस एक ही इनका मुद्दा है कि किसी तरह से ध्रुवीकरण करो, जनता के बीच फूट डालो, जो हमारे संविधान है उसको, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करो और सत्ता में काबिज रहो। ये इनका मूल मकसद है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जितना भी बड़ा इनका बहुमत हो, चाहे जो भी जितनी भी इनका अहंकार हो, ये काम नहीं आएगा। जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है और जनता अब ठान चुकी है कि इनके काले जितने भी बिल आएंगे, भले ही बहुमत के बल पर ये सदन में इसे पारित करवा लेंगे, लेकिन जमीनी रूप पर इसे नहीं पारित होने चाहिए। और हमारा दल आज झारखंड ही नहीं पूरे देश में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम की चर्चा हो रही है। तो निश्चित रूप से आज महाधिवेशन में नए और बड़े निर्णय लिए जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, सांगठनिक प्रस्ताव भी आएंगे और सभी पर सहमति बनेगी, लोगों की मुहर लगेगी। और आज ये जिस तेजी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकास विभिन्न राज्यों में हुआ है, अपने झारखंड राज्य में तो आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज उभर कर सामने आया है। और इस चुनाव में 2024 के चुनाव में अभी तक की सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी ताकत का एहसास कराया। और आने वाले दिनों में मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से चाहूँगा कि पूरे देश में हमारी पार्टी का विस्तार हो, क्योंकि पूरे देश की जनता की निगाह आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनहित के किए गए कार्यों को, इन विपरीत परिस्थितियों में जो काम हुए, तेजी से जो विकास हुआ, चाहे जो मैया सम्मान योजना हो या हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको विदेश भेजकर शिक्षा दिलाने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, कृषि के क्षेत्र में एक नया कहें तो नया एक कृषि के क्षेत्र में आयाम कायम करने की बात हो,
अब बिजली के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए, बिजली बिल माफ़ किए गए। तो आज ये हमारा झारखंड पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। वक्फ विधेयक को लेकर के देखिए, वक्फ का तो हम तो जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है, ये तो सिर्फ जनता को भटकाने के लिए, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर कभी चर्चा नहीं करती है। उस पर कोई गरीबी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, शिक्षा पर नहीं, सिंचाई, ऐसे 2, 4, 6 महीने में ऐसे ऐसे मुद्दे उभारती रहती है जिससे जनता भटकाव की ओर जाए और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान। अच्छा, इसके खिलाफ ये प्रस्ताव है इसके खिलाफ? निश्चित रूप से हमने खुद खुलकर कहा है। मैं भी वक्फ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में मैं खुद शामिल हुआ हूँ। पार्टी का विरोध है, पार्टी इस वक्फ बिल का विरोध करती है। CNTS आज हम वक्फ बिल ला रहे हैं। कल आप देखेंगे, कल इन लोग का जो हमारे जो केंद्र में बैठी सरकार है वो ना हिंदुओं की है, ना मुसलमानों की है, ना सिखों की, ना ईसाइयों की है। वो सिर्फ अपनी सत्ता की है। उन्हें सत्ता चाहिए, इनके प्रकरण। आज वक्फ बिल आया है जो वक्फ का मतलब अच्छी तरह से जानते हैं कि दान में दी हुई मुस्लिमों के द्वारा जो दान में दी हुई ज़मीन होती है उस पर उनके जो कार्य होते हैं उन पर उनका अधिकार, उसके लिए बोर्ड बना है। हाँ, बेवजह उसमें टांग घुसेड़ना, कल सिख समुदाय के में टांग घुसेड़ेंगे, परसों ईसाई समुदाय में, और आने वाले दिनों में अब देखेंगे जो सनातनी की कारट लगाते रहते हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे हिंदू भाइयों के जो बड़े बड़े हिंदू हमारे जो मठ हैं, बड़े बड़े जो अखाड़े हैं, उनकी भी संपत्तियों पर इनकी नज़र होगी। इसलिए हम सभी लोगों को कहते हैं कि सावधान रहना होगा, समय रहते चेतना होगा, ताकि हमारा लोकतंत्र बचा रहे, हमारा संविधान बचा रहे और इस तरह के तुगलकी फरमान जारी ना हो। CNTS को लेकर आने वाला है। ये भी अब देखिए, ये सारे प्रस्ताव सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव की कमेटी, उसमें मैं भी हूँ उस कमेटी में, लेकिन उसको अभी जब हम सब मिल बैठकर उस पर मुहर लगेगी तब फिर आप लोगों को जानकारी मिलेगी। चलो, उसका विरोध होगा स्टेट में, इम्प्लीमेंट नहीं होगा कानून जो अमेंडमेंट के साथ है। और कुछ कंट्रोवर्शियल बयान भी आ रहे हैं। जेएमएम कोटा से जो मिनिस्टर हैं कह रहे हैं शरीयत बड़ा है संविधान से। शरीयत बड़ा है संविधान से। देखिए, अब ये तो आज बैठक जो है इसमें फैसला होगा, और बाय एंड लार्ज जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट नॉन बीजेपी के है, बाय एंड लार्ज वहाँ ये लोग लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सर स्टेटमेंट आना चाहिए, आज प्रस्ताव आना चाहिए, प्रस्ताव आना चाहिए। स्टेटमेंट जो है सेंसिटिव इशू पे, उस पर तो थोड़ा सा रिफ्रेन करना। नहीं, ये तो अब जो लोग बैठेंगे यहाँ बैठ के अपना चर्चा करेंगे। एक जो पॉलिटिकल जो कमेटी बनी है, जो संविधान में क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो लोग डिस्कस किए होंगे और निश्चित रूप से आज प्रस्ताव उस पर आएगा। तो संविधान से ऊपर ये शरीयत का है क्या? संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं उस बिल में। हमने भी पढ़ा है, हमने भी देखा है, जो कि नॉन प्रैक्टिकल बात है इसमें। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है, ठीक है, लाया जाएगा क्या? और ऊपर चढ़ गया। कई परिस्थितियों की तरह वहाँ अधिवेशन है, पार्टी के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगा, राजहित में, जनहित में। और पूरे हम लोग समझते हैं कि 8-10 स्टेट का डेलीगेशन आया है और सभी विषयों पर चर्चा होगा और चर्चा के अनुरूप फिर आगे पार्टी काम करेगी।